नेक्स्ट रिवीजन के लिए हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और इसके साथ हमारा मेन पार्ट इसमें कवर होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिसका ईयर है 1882। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है बेसिकली वो लीगल रिकग्निशन देता है जो हमारे राइट्स हैं इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है और कुछ ऐसे हैं जिनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। ये दो मेन सेक्शंस हैं इस एक्ट में जो हमें याद होने चाहिए कि किन में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और किन में ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि एक डॉक्यूमेंट जिसमें कंटेंट्स लिखे हैं वो आपने रजिस्टर ऑफिसर को दिए हुए हैं और उनने उस चीज को अग्री किया है, रजिस्ट्रेशन करके आपको दिया और प्रिजर्व करके रखा है ओरिजिनल कॉपीज को भी और आपको भी एक ओरिजिनल कॉपी दी हुई है। दो क्लासेस हैं डॉक्यूमेंट्स की, एक कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स और एक ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स। हमें क्वेश्चन इन दो सेक्शन से जरूर आ सकते हैं। तो एक होता है हमारा सेक्शन 17 जिसमें उन्होंने हमें बताया कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमने किसी को गिफ्ट की है। क्या गिफ्ट किया है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो इंस्ट्रूमेंट, वो डॉक्यूमेंट का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। मतलब अगर आप किसी को कोई लैंड बिल्डिंग ये गिफ्ट करते हैं तो जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिस भी अग्रीमेंट के थ्रू, जिस भी गिफ्ट डीड के थ्रू आप करते हैं उसको आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराना है। फिर अदर नॉन टेस्टिमेटरी इंस्ट्रूमेंट, अदर नॉन टेस्टिमेटरी इंस्ट्रूमेंट में मेरे साथ याद करिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, पहली बात नॉन टेस्टिमेटरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जो कि अभी करंट में, अब आज में प्रेजेंट में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं जो लेटली फ्यूचर में किसी की डेथ होने के बाद एग्जीक्यूट हो। नॉन टेस्टिमेटरी जो आज की डेट में ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं इनको अगर other non-testamentary information for that which perpetuates or operate to create, declare, assign, limit or extinguish, create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title, interest, whether vested or contingent of the value of ₹100 and upwards, इनका mandatory registration कराना है which is related to immovable property. नॉन टेस्टिमेटरी इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्नॉलेज द रिसीट और पेमेंट, अगर आपने कोई नॉन टेस्टिमेटरी इंस्ट्रूमेंट किसी को ट्रांसफर किया है, यानी कोई लैंड ट्रांसफर किया है, कोई फ्लैट ट्रांसफर किया, अभी वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर जब आपने ट्रांसफर किया होगा तो कुछ ना कुछ एडवांस लिया होगा, तो उसकी जो रिसीट है, उसका जो एक्नॉलेजमेंट जिसमें लिखा है कि इतना इतना एडवांस रिसीव हुआ है, 25 लाख रिसीव हुआ है, बाकी का 75 बाद में होगा, तो ये जो 25 लाख रिसीव हुआ है इस इंस्ट्रूमेंट का, इस रिसीट का, इस एक्नॉलेज का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जो भी कंसिडरेशन अमाउंट है उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो हर लीज डीड का, हर लीज पे दी हुई प्रॉपर्टी का आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो पहला हो गया गिफ्ट, दूसरा होगा नॉन टेस्टिमेटरी इंस्ट्रूमेंट, तीसरा हो गया रिसीट और पेमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, चौथा हो गया हमारा लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब ईयर से कम नहीं, ईयर से ईयर और उसके ऊपर जितने भी। फिर नॉन टेस्टिमेटरी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिग्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपको एक प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को ट्रांसफर करानी है, वो कोर्ट का ऑर्डर है, वो डिक्री में लिखा हुआ है, जजमेंट में आया है, तो अब जब वो जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होगा जो थ्रू ऑर्डर और कोर्ट आया है वो इंस्ट्रूमेंट का भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। तो अगर कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि ये प्रॉपर्टी इस पर्सन को ट्रांसफर हो जानी चाहिए, ये प्रॉपर्टी इस पर्सन को असाइन हो जाना चाहिए, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा, वो जो डॉक्यूमेंट बनेगा, वो जो ट्रांसफर डीड बनेगी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसका रजिस्ट्रेशन हमको कराना है। एक्सेप्शनल केसेस में बोल रहा है कि किनका हमें रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। कोई कॉम्पोजिशन डीड, मतलब एक डीड के साथ एक और डीड अटैच हुई है तो कोई बात नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन आप मत कराइए। शेयर्स रिलेटेड, डिबेंचर रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर रिलेटेड, बिल वगैरह नहीं भी रजिस्ट्रेशन कराई तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। कोई ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, डिक्री, कोई कोई ग्रांट आपको गवर्नमेंट ने दी है उसका रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं। कोई पार्टीशन थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर आया, अब लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट के थ्रू हो रहा है या एग्रीकल्चर लोन एक्ट के थ्रू हो रहा है या चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के थ्रू हो रहा है, ये सारे रजिस्ट्रेशन इनके एक्ट के अंदर होते हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर उनको ऑप्शनली दिया हुआ है। फिर एंडोर्समेंट ऑन अ मॉर्गेज डीड एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ होल, अभी मॉर्गेज डीड बनी है, अभी कंप्लीटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं, अगर लोन नहीं रीपे किया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो इसके लिए उसको बोला गया है कि अभी आपको मॉर्गेज डीड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड टू अ परचेसर और एनी प्रॉपर्टी पब्लिक टू,
तो कोई मॉर्गेज डीड का भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। एनी सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड टू अ परचेजर एनी प्रॉपर्टी, अगर पब्लिक ऑप्शन के थ्रू आपको कोई प्रॉपर्टी मिली तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। एक टाइम एंड प्लेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि अगर इंडिया में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तो विद इन 4 मंथ्स आप रजिस्ट्रेशन करा लो, और अगर आउटसाइड इंडिया हुआ है तो जब भी वो इंडिया आए उसके 4 मंथ्स में आप उस चीज को डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस, मतलब सेक्शन 13 अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेज है कि आपने जो ट्रांसफर किया है वो कभी भी वैलिड नहीं होगा, वो कोई डॉक्यूमेंट को हम अफेक्ट ही नहीं होने देंगे कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, कोई भी पावर नहीं मिलेगी, कोई भी एविडेंसेस अगर आप एज एविडेंसेस उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करेंगे तो विदाउट रजिस्ट्रेशन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कोई पार नहीं, कोई एविडेंस के लिए वो वैलिड नहीं रहेंगे, और आपका अफेक्ट ही नहीं करेगा वो ट्रांसफर को। अब हम आ जाते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब आया है? 1882 में। तो अगर कोई पर्सन किसी और को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो उसमें हमें कैसे डील करना है। सबसे पहले एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट यानी कंप्लीट इंटरेस्ट, कंप्लीटली उसको राइट टू पोजेशन, राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू डू एनीथिंग सच एज सेलिंग, मॉर्गेजिंग, मेकिंग गिफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी कंप्लीटली। रिवर्जन और रिमाइंडर। रिवर्जन में क्या होता है? ओरिजिनल इंटरेस्ट रिवर्स होके आता है, रिमाइंडर में लिमिटेड इंटरेस्ट रिमेन, जो बचा कुचा है वो आपको मिलता है। इसके साथ एग्जाम्पल जरूर कोट करिएगा। वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट यानी दो चीजें, वेस्टेड इन पोजेशन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट। वेस्टेड इन पोजेशन यानी प्रेजेंट इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, और वेस्टेड इन इंटरेस्ट यानी फ्यूचर इंटरेस्ट। तो कोई भी चीज हम आज के आज में ट्रांसफर कर दें तो वेस्टेड इन पोजेशन। कोई भी चीज अगर हम फ्यूचर में ट्रांसफर कर दें कि अभी नहीं 2 इयर्स के बाद ट्रांसफर होगी या जब अनबॉर्न बेबी आ जाएगा तब, तो उसको हम बोलते हैं वेस्टेड इन इंटरेस्ट। अब कंटिजेंट इंटरेस्ट यानी कोई कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए, यानी समथिंग हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करेगा कंप्लीटली वो, कि अगर ए ने बी से शादी की तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ये कवर हो जाता है कंटिजेंट इंटरेस्ट में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हमेशा लिविंग पर्सन के बीच में होती है, नॉन लिविंग पर्सन के बीच में नहीं होती है। व्हाट इज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी? तो मूवेबल प्रॉपर्टी को भी जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया गया और रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से। जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से उन्होंने बोला है एनी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से उन्होंने बोला इट इंक्लूड्स property of every description excluding immovable property but including standing timber, growing crops and grass. अब जब हम देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन और जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से डिफाइन किया गया। ये बड़ी नेगेटिव डेफिनेशन है। दोनों ही टीपी एक्ट में यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक्ट में डिफाइन नहीं है, दोनों ही जनरल क्लॉजेज एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट की डेफिनेशन को उठाते हैं। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से लैंड, बेनिफिट अराइजिंग ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। और रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से द बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट ऑफ वेज, लाइट्स, फेरीज एंड फिशरीज। सब्जेक्ट मैटर और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हमेशा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इसमें सिर्फ हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। 3 फॉर्मेलिटीज होती हैं जब आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। वो फॉर्मेलिटीज क्या है? अटेस्टेशन, ये रजिस्ट्रेशन और नोटिस। तीनों आपको, ये फॉर्मेलिटीज का एक क्वेश्चन अगर आ गया तो तीनों आपको डिफाइन करना है। व्हाट इज अटेस्टेशन? तो आपको क्लियरली बताना है कि इसमें जब 2 और मोर विटनेसेस साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट को तो वो अटेस्टेशन होता है। उसके एग्जीक्यूटेंट के सामने उसे अफिक्स करना है मार्क, एग्जीक्यूटेंट के सामने विटनेस ने साइन करना है, विटनेस के सामने एग्जीक्यूटेंट ने साइन करना है, ये सब अटेस्टेशन होता है। रजिस्ट्रेशन जो हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ा कि सर्टेन फॉर्मेलिटीज होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नोटिस 2 टाइप के होते हैं, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मतलब जब आप किसी को एक्चुअल में नोटिस दे रहे हो कि ये प्रॉपर्टी में मेरा राइट है। कंस्ट्रक्टिव कि इस चीज में कोर्ट अज्यूम करते हैं या फिर जनरली हम अज्यूम करते हैं, लॉ अज्यूम करते हैं कि आपको नॉलेज था कि इस प्रॉपर्टी पे किसका राइट है, इस प्रॉपर्टी पे किसका नाम है। 3 फॉर्मेलिटीज होगी, अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन और नोटिस। रिस्ट्रेन और ट्रांसफर्स और रिस्ट्रेन और रूल अगेंस्ट इनएलिजिबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 10 की
आप किसी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, या किसी भी चीज का अगर आपने राइट ट्रांसफर कर दिया है कि आप इस प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, इसका इतना पैसा पे कर सकते हैं, उसके बाद आप उनको किसी भी तरीके का रिस्ट्रेन या किसी भी तरह की रुकावटें नहीं लगा सकते। पर पार्शियल रिस्ट्रेंट इज वैलिड, कंप्लीट एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट आप लगाएंगे तो वैलिड नहीं है। पार्शियल रिस्ट्रेंट अगर आप लगाएंगे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है जैसे मेंबर्स ऑफ अ फैमिली है, उनकी ही प्रॉपर्टी, और उसमें रिस्ट्रेंट लगा दिया कि जब भी आप प्रॉपर्टी बेचो तो फैमिली मेंबर्स के बाहर किसी को प्रॉपर्टी ना बेच के फैमिली मेंबर्स को ही सेल करना, दिस इज वैलिड, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि जो भी फैमिली की नींव है, जो भी फैमिली की प्रॉपर्टी वो फैमिली में ही रहे, किसी बाहर के पर्सन के पास नहीं जाए, तो इसको हम वैलिड कहते हैं। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल आता है मेंबर्स वाला, तो आपको बोलना है कि वैसे तो रूल ऑफ इनेबिलिटी बोलता है कि आप किसी को रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते, पर partial restraint is valid, which is such type of restraint. When absolute restraint is valid, कई बार absolute restraint भी valid होता है, जैसे हम लीज अग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा हूँ, और लीज पे देने के बाद हमने उनके साथ अग्रीमेंट किया कि आप इसे सब लीज नहीं करना, सब लेट मत करना, तो ये जो रिस्ट्रेंट लगाया गया है कि आप आगे लेट नहीं कर सकते, आगे लीज नहीं कर सकते, ये एक वैलिड रिस्ट्रेंट है और ये एक्सेप्टेबल है। रिस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट, आप किसी को भी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए रोक नहीं सकते हैं, पर अगर आपने कुछ ऐसे रिस्ट्रेंट्स लगाए हैं जिससे आपको आपकी एयर लाइट वे अफेक्ट हो रहा है, तो ये भी वैलिड है। हु कैन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉम्पिटेंट होंगे वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं होने चाहिए, मतलब माइनर वगैरह प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये सारे पॉइंट्स हमको याद करने हैं जो सक्सीडिंग एस्टेट से आते हैं, वो अभी हमको मिले नहीं है तो वो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। मर राइट ऑफ री एंट्री हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट ईजमेंट राइट्स हम ट्रांसफर नहीं कर सकते जो हमें डोमिनेंट हेरिटेज से मिले हुए हैं। फिर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट ओन पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफर नहीं हो सकता, राइट टू सू ट्रांसफर नहीं हो सकता, पब्लिक ऑफिसेज या फिर सैलरी फ्रॉम पब्लिक ऑफिसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर, स्टाइपेंड अलाउड टू मिलिट्री नेवल एयरफोर्स ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। ट्रांसफर फॉर अनबॉर्न, ट्रांसफर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, इसमें दो चीजें हमें याद रखनी है कि क्या हम अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर करने के लिए हमको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, इट शुड बी प्रेसिडेड बाय अ लाइफ एस्टेट इन द फेवर ऑफ पर्सन लिविंग, तो पहले एक लिविंग पर्सन को हमको ट्रांसफर करना है तो हमें यही स्टेटमेंट लिख के आना है, इट शुड बी प्रेसिडेड बाय अ लाइफ एस्टेट इन फेवर ऑफ पर्सन लिविंग, it should comprise the whole of remaining interest of the transferor so that there can be no further interest in favor of others. अब जो बचा कुछ इंटरेस्ट है जैसे अनबॉर्न आता है कंप्लीटली उसको ट्रांसफर होना चाहिए, इसमें किसी और का राइट इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रेसिडेड बाय अ लाइफ एस्टेट इन द फेवर ऑफ पर्सन लिविंग, दूसरा द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर सो दैट इट कैन बी नो फर्दर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अदर्स, कंप्लीट इंटरेस्ट उसको जाना चाहिए। रूल अगेंस्ट परपेचुटी, एक परपेचुटी रूल चलता है कि एक ट्रांसफर कंटिन्यूसली चलता जा रहा है बिना किसी स्टॉपेज के, तो किसी न किसी लिविंग पर्सन को ही आप ट्रांसफर कर रहे हो। इसमें हमें दो कंडीशंस याद रखनी है, एक नो ट्रांसफर इज वैलिड आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, इसका मतलब है कि जब एक पर्सन को हमने ट्रांसफर किया है तो जब तक वो लिविंग है तब तक वो प्रॉपर्टी उसके पास रह सकती है, उसके बाद हम उनको प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं रख सकते, जो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है उनके नाम पे हम प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। ट्रांसफर कैन रिमेन इन इफेक्ट ओनली द ड्यूरिंग ऑफ लाइफ टाइम ऑफ एन एग्जिस्टिंग पर्सन, तो जब तक वो एग्जिस्ट करता है तब तक ही वो ट्रांसफर वैलिड होता है, उसके बाद आगे कहीं ना कहीं ट्रांसफर होके ही रहना चाहिए। तो ट्रांसफर कैन बी एक्सटेंडेड टू अ पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस बट if he is in existence at the time of termination of the period of last transfer, इसका मतलब है कि अगर कोई एक्स के पास प्रॉपर्टी, तो जब तक ये जिंदा है ये प्रॉपर्टी रख सकते हैं, तो जब ये मरेंगे तो किसको देंगे, वाई को, फिर ये किसको देंगे, जेड को। अब ये रूल ऑफ परपेचुटी है कि एक्स पहले ही बोल दे रहा है, पहले प्रॉपर्टी वाई को जाएगी, फिर जेड को जाएगी, फिर ए, फिर बी, तो अभी बी शायद जिंदा नहीं है, ए के बाद वाई को जा रही है, पर जब वाई को जा रही है तब बी जिंदा नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि जब तक ए तक प्रॉपर्टी आती तब तक बी जिंदा हो जाना चाहिए। तो ट्रांसफर कैन बी एग्जीक्यूटेड टू द पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो बी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस बट इफ ही इज इन exist at the time of termination of the last transfer, जब लास्ट ट्रांसफर हो रहा है तब वो एग्जिस्टेंस में आ गया है तो इट इज वैलिड और रूल ऑफ परपेचुटी चलता जा रहा है। द मोमेंट ऑफ पर्सन इज बोर्न ही shall have the contingent interest after the majority after the age of 18 years he shall have the
वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब जब वो माइनर है तब वो कंटिजेंट इंटरेस्ट रहेंगे, जैसे ही वो मेजर हो जाते हैं तो वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब तुरंत तुरंत प्रेजेंट इंटरेस्ट उनको मिल जाएगा। बेयरिंग दीज टू कंडीशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ एलियनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज वॉइड, मतलब ये दो कंडीशंस वैलिड होने चाहिए कि वो एग्जिस्टेंस में आ जाए ड्यूरिंग द लास्ट टर्मिनेशन, और अगर वो बिलो 18 है तो उनके पास अभी कंटिजेंट इंटरेस्ट जाएगा, वो मेजर हो जाएंगे तो उनके पास वेस्टेड इंटरेस्ट चला जाएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है हमें अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम की, पहले बोला गया था इस एक्ट में कि आप कोई भी इनकम अक्यूमुलेट थ्रू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं कर सकते, बट हाँ इसके एक्सेप्शन है कि जब जब ये अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम इतना अमाउंट आप अक्यूमुलेट करके रख सकते हैं कि अगर जब तक लाइफ ऑफ अ ट्रांसफर, जब तक वो पर्सन जिंदा है वो पैसा अपने पास रख सकता है। 18 ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर, ज्यादा से ज्यादा 18 साल के लिए भी रख सकता है कोई भी एक चीज। और ये एक और एक्सेप्शन है, तीन एक और एक्सेप्शन है इसके कि आप तभी भी प्रॉपर्टी रख सकते हो अगर आप मेंटेनेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी के लिए वो अमाउंट अक्यूमुलेट कर रहे हो, अगर आप कोई डेट पे करने के लिए कर रहे हो, या फिर अपने चिल्ड्रन और उनके लिए प्रिजर्व करके रख रहे हो तो भी चलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस सेक्शन 52 ऑफ टीपी एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई पेंडिंग आप पे लीगल एक्शन है और अगर प्रॉपर्टी तभी भी ट्रांसफर होगी तो क्या होगा। तो आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आ सकते हैं जो यहाँ पे कोटेड है। इसके एसेंशियल्स हमें वहां पे लिख के आना है कि देयर मस्ट बी अ सूट और प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट, कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन है। देयर मस्ट सूट मस्ट नॉट बी कलरसिव, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो पेंडिंग है। लिटिगेशन मस्ट बी वन इन विच द राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन। तो अभी तक वो जो मेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी किसकी है वही मेन क्वेश्चन है, वही सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस है। There must be transfer of or otherwise dealing with the property in dispute or any party to the litigation. Such transfer must affect the rights or other party that may ultimately accrue under the terms of decree or order. अब जो आपने ट्रांसफर किया हुआ है प्रॉपर्टी ही डिस्प्यूटेड मैटर है और अल्टीमेटली अभी तक ऑर्डर और डिक्री अक्रू कर रहे हैं, मतलब अभी तक ऑर्डर और डिक्री आए नहीं। ये आपके बेसिक असेंशियल्स है। लिस पेंडिस यानी लिस मतलब सूट, पेंडिस मतलब पेंडिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A इंपॉर्टेंट है। ये भी बताता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की डिस्कशंस कर लिया है, आपने एक अमाउंट पे कर दिया है उस प्रॉपर्टी को खरीदने का, अब वो पर्सन आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, मतलब आपने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, सामने वाले ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, तो यहाँ पे कोर्ट आपको एक राइट देता है जस्ट टू प्रूव कि ओके यू आर रेडी टू कंप्लीट योर पार्ट, और उसके बाद कोर्ट देखेंगे कि इस चीज को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो अगर एक पर्सन ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है और दूसरा पर्सन अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन के पास कोई भी राइट नहीं है। उसको हमने कोई रिलीफ देने के लिए एक ये डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस लेके आए कि आप कोर्ट में आके बता सकते हो कि मैं अपना पार्ट परफॉर्म करने रेडी हूँ, आप इनसे अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए कहिए। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट उनको मना लेंगे, पर हाँ इसमें आप कोर्ट में अपियर हो सकते हो, इसलिए डॉक्ट्रिन आपको बताई गई है। इसके असेंशियल कंडीशंस है, सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, साइंड होना चाहिए प्रॉपर्ली, necessary to constitute the transfer must be ascertainable with reasonable certainty from the contract, transferee should be in the possession, आपके पास possession आ गया है पर ownership नहीं आया, you paid the amount but you are ready to complete the registration process and everything जो भी बचा कुचा पार्ट है। The transferee must have fulfilled or ready to fulfill his part of the obligation under the contract. अब कुछ स्पेसिफिक ट्रांसफर्स उन्होंने बताया हुए जैसे कि सेल हम सेल ऑफ सेल जो जनरल सेल होती है, सब्जेक्ट मैटर होता है, कंसिडरेशन होता है, दो पार्टीज होती है, प्राइस पेड या फिर पार्टली पेड रहता है। ऐसी एक एक्सचेंज है कि किसी एक चीज के बदले आप दूसरी चीज उनसे ले रहे हो। ऐसी एक मॉर्गेज है, मॉर्गेज की डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए और इन सब के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब मॉर्गेज की डेफिनेशन में आता है कि immovable property for the purpose is mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advance or to be advanced by way of loan or existing or future debt, the performance of an engagement which may give rise to pecuniary लाइबिलिटी। तो मॉर्गेज हम सबको पता है कि क्या होता है कि हम लोन लेते हैं और उसमें बदले में प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रखते हैं, गिरवी पे रखते हैं, पर अगर उसको हमें लीगल टर्म्स में याद करना है तो हमें याद करना है पेमेंट ऑफ मनी एडवांस to be advanced by way of loan or future debt, performance of an engagement by which give rise to pecuniary liability. Essentials transfer of interest होता है, specific immovable property ही आप mortgage रखते हो और ये to secure the
लोन होता है। कुछ काइंड्स ऑफ मॉर्गेज है, जैसे सिंपल मॉर्गेज, कंडीशनल, यूसोफिक्टरी, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल्स और अनॉमलीज। इन सब से हमको कोई शॉर्ट नोट या डिफरेंस आ सकते हैं। राइट ऑफ मॉर्गेजर्स आप रीड कर लेना कि मॉर्गेजर कभी भी आपसे प्रॉपर्टी वापस ले सकता है जब उसने लोन पे ऑफ कर लिया है। चार्ज की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। Where the immovable property of one person is by the act of parties or operation of law made by securities of the payment to money to another and the transaction does not amount to mortgage, the later person is said to have the charge on the property. चार्ज by act of parties होता है, यानी जब आप खुद लोन लेते हो और प्रॉपर्टी को चार्ज पे रखते हो। और एक होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब आपने लोन दे दिया है, लोन रीपे कर दिया पर प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं मिली, तो ये ऑपरेशन बाय लॉ चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, यानी बैंक की साइड से चार्ज क्रिएट हो जाता है कि अब उनको आपकी प्रॉपर्टी रिवर्स में वापस देनी है। एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज बेसिकली कि आपके पास फिक्स्ड कुछ नहीं है, तो आपके पास जो जो एसेट्स हैं उन सब पे कहीं ना कहीं चार्ज क्रिएट हुआ है, पर जैसे ही ये क्रिस्टलाइज होने लगते हैं, यानी पेमेंट की बात आ जाती है, तो इनको हम क्रिस्टलाइज करते हैं और किसी एक पे इसको फिक्स कर लेते हैं। फिर आ जाता है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी किसी भी पर्सन को हम राइट दे रहे हैं टू एंजॉय आर प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। परमानेंटली भी कभी कभी हम लीज पे दे देते हैं। राइट टू एंजॉय, राइट सर्टेन टाइम के लिए होता है या परपेचुइटी के लिए होता है, उसके बदले में प्रीमियम या रेंट हम लेते हैं और मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफरी। ऐसी लाइसेंस होता है, लाइसेंस द राइट टू डू समथिंग और कंटिन्यू टू डू समथिंग इन अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी guarantor, something which would be in absence of such right be unlawful। कैसे खत्म हो जाती है लीज? जब टाइम खत्म हो गया, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, या फिर मर्जर हो जाता है, या फिर सरेंडर कर लेते हैं पर्सन, या फिर जो जिसने लीज पे प्रॉपर्टी दी है वो फोरफीट कर लेते हैं। एक हमारा सेक्शन है गिफ्ट, हम वो एक बार देख लेते हैं। गिफ्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं? ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, चाहे मूवेबल हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वॉलेंटरी होना चाहिए और विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है गिफ्ट में। एक्शनेबल क्लेम्स वो क्लेम्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हम एक्शन ले सके, प्लस ये वो क्लेम्स हैं जिसमें आपने ऑलरेडी कोई चार्ज मॉर्गेज ये सब क्रिएट नहीं किया होता है, पर एक ट्रस्ट फॉर्म में होता है। अब क्योंकि वो पर्सन आपके रेंट पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन आपके प्रोविडेंट फंड पे नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको लेना है, ये सब अगर कोई मनी ड्यू है फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इनके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं। ये आपके एक्शनेबल क्लेम है और इसमें आपको कंप्लीट राइट है, आपको वो मिलके रहेंगे। ये होता है हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट और टीपी एक्ट।